मैं डॉक्टर शबनम काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं को अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार। कल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है जो पूरी दुनिया इसको मना रही है। और क्यों ना मनाए, क्योंकि ये पर्यावरण दिवस हमको अवेयर करता है, हमको प्रकृति की तरफ लौटने के लिए कहता है। आज हम लोग जिस महामारी के शिकार हो रहे हैं, जिस पैंडेमिक का शिकार पूरी दुनिया है, शायद उसकी वजह ये भी है क्यों हम लोगों ने प्रकृति से छेड़छाड़ किया और आज हम लोग एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। जरूरी है आज कि हम प्रकृति को संरक्षित करें, अपने पर्यावरण का संरक्षण करें, उसको सुरक्षित करें, वरना न जाने कितनी महामारियां इस तरह आती रहेंगी और मानव जाति इस तरह के पैंडेमिक को झेलता रहेगा और मानव जाति खतरे में नजर आएगी। तो आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं। मैम, आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शबनम, आपको और काशी कला कस्तूरी के पूरे मंच को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने वाराणसी वासियों को और जो सभी इस मंच से जुड़े हैं उन सब से रूबरू हो सकूं, उन सब से बात कर सकूं पर्यावरण के विषय में, जो मेरे बहुत करीब है और जिस पर मैं करीब 45 वर्षों से शोध कर रही हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया और उससे जोड़ा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आज भी आपकी 4 बजे से मीटिंग थी और मेरे इस प्रोग्राम के लिए आपने उस मीटिंग को एक्सटेंड किया और इस तरह से आप मेरे साथ जुड़ पाई। और शाम को आपकी बच्ची का बर्थडे भी है और इस ज्यादा बिजी शेड्यूल में आपने हमको अपना वक्त दिया। काशी कला कस्तूरी की पूरी टीम आपकी निहायत शुक्रगुजार। मैम, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, तो आज ऑक्सीजन के लिए किसी व्यक्ति तंत्र नजर आया, तो ऐसे में हम लोग क्या करें? हम अपनी प्रकृति को किस तरह से संरक्षित करें? क्या जिस तरह से था कि वेदों की तरफ लौटो, तो क्या आज ये नारा सही लग रहा है कि प्रकृति की तरफ लौटो? और हम किस तरह से अपनी प्रकृति को संरक्षित करें, किस तरह से सुरक्षित करें, किस तरह से, क्योंकि अगर हम प्रकृति को संरक्षित नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे, हमारा पर्यावरण अगर डिसबैलेंस होगा, तो यकीनन हमारी जो स्थिति है वो हमेशा यही नजर। इस पर हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। आपने शबनम जी बहुत सही बात की है कि हम लोगों ने अपनी प्रकृति का बहुत दोहन किया है और जो प्रकृति हमारी माँ है, हम कहते हैं, हर जगह लिखा है और हम अपने बहुत छोटे बचपन से ही इन बातों को सुनते आते हैं और हमेशा हमसे ये कहा जाता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं और हम अपने प्रकृति का किसी न किसी तरीके से या तो दोहन करने लगते हैं या हम लोग उसका क्षरण करने लगते हैं। आपने बहुत सही बात कही कि हमारे वेदों में कि जो भी संरचना की गई वो सब किसी महल में बैठ करके नहीं की गई है। वो सारी इमेजिनेशन, वो सारी सोच और वो सारी बातें जंगलों में की गई हैं। जब गुरुकुल की प्रणाली थी तो स्टूडेंट्स भी पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते थे।
वहां क्या था? वहां हरियाली थी, और ये हरियाली हम सबको एक सुखद अनुभव देती है। आप सभी हमारी इस बात पर अपनी सहमति देंगे कि इस समय जो दो तूफान आए जो नहीं आने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई है, उसके बाद वाराणसी में सारे पौधों से धूल हट गई है और सारे पौधों की पत्तियां हरी दिख रही हैं। और इन हरे पौधों को देखते हुए जो सुकून हम सबको मिल रहा है, वो सिर्फ मुझे नहीं मिल रहा होगा, वो मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी को मिल रहा है। और हर लोगों में ये ललक बढ़ रही है कि वो किस तरीके से प्रकृति के पास जाएं, किस तरीके से वो इन पेड़ों के पास जाएं, जबकि हम लोग इस कोरोना काल में और इस पेंडेमिक में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम अपने प्रकृति में ही जाते हैं, हम लोग ट्रेवल करते हैं। आप आज के जमाने में तो ट्रेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग अपने परिवार के साथ बहुत दूर दूर तक जाना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो सुकून बिल्डिंग में नहीं खोजते हैं, वो प्रकृति के पास जाते हैं, वो उसकी हरियाली के पास जाते हैं, वो उन नदियों की कलकलाती आवाजों को सुनने जाते हैं, वो पंछियों की उन आवाजों को सुनने जाते हैं और अपने दिल में एक शांति को महसूस करते हैं। तो आपने बहुत सही बात कही डॉक्टर शबनम, कि प्रकृति का कितना बड़ा रोल है हमारे इस समय में, लेकिन मनुष्य अपनी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस प्रकृति के साथ बहुत बुरा खेल खेल रहा है। मैम, जैसे सारी दुनिया, कल तो विश्व पर्यावरण दिवस है और उसी उपलक्ष्य में आज का हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है पर्यावरण और हम। तो हम लोग अपने अपने स्तर से क्या करें, जबकि शहरों में अगर देखा जाए तो 10,000 की अगर बस्ती है, 10,000 के मतलब लोगों का वहां पे घर है, बावजूद इसके सड़कें पक्की हो गई हैं, फुटपाथ जो है वो पक्की हो गई है, जहाँ पे पेड़ भी नहीं लगाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें? लोगों के छोटे छोटे फ्लैट में रहने का अपना एक जो चल पड़ा है चलन, तो ऐसे में क्या करें कि कभी कभी शहरों में आप देखें तो एक पेड़ दूर दूर तक नहीं नजर आता है। तो क्या होना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट है? देखिए, आपने बहुत सही बात कही। जब हम किसी पर्यावरण में किसी पुनर्स्थापना के बारे में सोचते हैं, जो कि हमारा इस साल का जो यूएन पर्यावरण दिवस मनाने का जो मेन मंत्र है या थीम है, वो यही है कि इको रिस्टोरेशन, जिसको कि आप हिंदी में पर्यावरण पुनः स्थापना कह सकते हैं। तो ये यही कहता है कि जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, क्योंकि जो बिगड़ गया है और जिसको हम फिर से बदलने के लिए फिर से पूरा बिगाड़ें, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें जरूरत है कि जो है, पहले तो हम उसका बचाव करें, उनको आगे हम नहीं मतलब उन पेड़ों का बचाव करें जो भी बच गए हैं। और उसके अलावा हम जहां पेड़ नहीं लगा सकते हैं, अब जैसे गोदौलिया में जो सुंदरीकरण है, वहां जाके हम एक पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के जो घर अंदर हैं बड़े, मैंने खुद गोदौलिया में बड़े अंदर घर भी देखे हैं, वो भी अपने घरों को में और बिल्डिंग बन जाए, कुछ और किराएदार आ जाएं, कुछ और हो जाए के लिए भी उन हरियाली को और वो जो भी स्ट्रक्चर्स वहां खड़े हैं उन्हें वो बदलना चाहते हैं, तो वो उसको न बदलें। और मैं एक सभी से ये बात करूंगी कि आप सभी लोग इंडोर प्लांट्स का जो एक इम्पोर्टेंस है, जो घरों में रहने वाले प्लांट्स का इम्पोर्टेंस है, उनको भी अब समझिए। जो आपकी बालकनी है, उन बालकनी में भी आप हरे पौधे लगाए। आप देखिए कि शीशे की जगह अगर आप कोई लटकते हुए पौधे
वहां पर लगाते हैं, कोई मनी प्लांट लगाते हैं, कोई कोई बेल लगाते हैं, जो कि आपके गमले से हो सकती है, जिसे जमीन की नहीं जरूरत है। तो आप देखेंगे कि जब हवा चलेगी तो आपको एक और ठंडी हवा आएगी, आपको वहां भी बहुत ज्यादा ग्रीन आपको दिखेगा। और आप सब ये जान करके बहुत आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि मैं वायु प्रदूषण पे काम करती हूँ। तो इन कामों में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने घरों में इंडोर प्लांट, जहां से हवा ज्यादातर आती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने कमरे में चारों तरफ इंडोर प्लांट लगा के एक जंगल बना दिया जाए, नहीं, उन जगहों पर जिसका कि बहुत फ्रीक्वेंट उपयोग ना हो, और उन जगहों पर जहां पर कि आप सुंदरीकरण पौधों से कर सके। अपने घर के अनुसार ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, और वहां पर आप बहुत सारे इंडोर प्लांट लगा दें। अरे कुछ नहीं, बागुनविलिया को कोई खराब नहीं करता। आप देखिए, ये बागुनविलिया के पौधे जो हमारे रोड के डिवाइडर्स पे लगे रहते हैं, अगर इनका मेंटेनेंस ठीक से लोग करें, मतलब जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको ज्यादा बढ़ने नहीं दे, पशु जो हमारे यहाँ ऐसे ही स्ट्रे एनिमल्स घूमते हैं, अगर उसे वो खाए नहीं, तो आप देखिए कि वो इतने अच्छे फ्लावर हो जाते हैं। आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि जो एक सड़क है जो शिवपुर से एयरपोर्ट तक जाती है, उस पे बहुत अच्छे बागुनविलिया के पौधे लगाए गए हैं, और वो बागुनविलिया के पौधे जब फूल देते हैं तो कितने मोहक लगते हैं, पीले तो सफेद तो गुलाबी तो कुछ रेडिश टाइप है। इसी तरह कनेर के पेड़ होते हैं, एक पीली कनेर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो गुलाबी कनेर होती है वो भी देखिए डिवाइडर्स पे लगी होती है। तो इनके लिए थोड़ी जगह बड़ी चाहिए, लेकिन बोगनविलिया को तो आप गमले में भी रख सकते हैं। और ये आपको आप बहुत ज्यादा नहीं लगाइए, आप एक दो लगाइए, लेकिन बोगनविलिया में चूंकि कांटे होते हैं, तो ये घर के अंदर ऐसी जगहों पे आप नहीं रख सकते हैं जहां पर कि बच्चे खेलते हैं और उनके गिरने की जगह होती है, और इस तरीके की चीजें होती हैं। आजकल एक कंसेप्ट आया है वर्टिकल गार्डनिंग। ये कंसेप्ट चाइना में या मलेशिया में, जहां पर कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वहां ये ऑलरेडी चल रहा है। इसी तरीके से दिल्ली विल्ली में बहुत जगह जो जहां मेट्रो जाती हैं, उन मेट्रो के साथ उन लोगों ने वर्टिकल गार्डन लगाए हैं। तो इस तरीके के कंसेप्ट पे बनारस में लोगों को काम करना चाहिए। काम कौन किसको करना चाहिए? जो उसके से रिलेटेड पौधे दे सके। और तो उन पौधों को फिर पानी भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है कि उनके ऊपर बहुत पानी डालना पड़ता है। जिस पर वो लगाए जाते हैं वो वेट होना चाहिए, वो उसमें थोड़ा पानी होना चाहिए। बरसात में तो उन्हें पानी की ही नहीं जरूरत होती है। तो कुछ ऐसा करें कि आप ये उन जगहों पे भी इस तरीके की ग्रीनरी लोग लगाएं। मैंने बहुत बनारस के फ्लैट्स में भी देखा है कि लोगों ने अपनी बालकनी के थ्रू इतने अच्छे हैंगिंग बेलें लगाई हैं, और अगर उनसे नीचे वाले फ्लोर के लोगों को कोई कष्ट नहीं होता है उसके नीचे आने से, तो वो लोग बड़े अच्छे से इसको करते हैं। दिल्ली में भी बहुत देखा है, लेकिन ये करने की मंशा होनी चाहिए, उस पर्यावरण को बचाने की मंशा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिन कॉलोनीज में और जिन सड़कों पे पेड़ लगाए जाते हैं या जिन पार्क में लगाए जाते हैं, मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि आप बड़ी जिम्मेदारियों से उन्हें बचाने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा सुंदरीकरण पर पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, बहुत ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन पेड़ों को अगर हम कॉलोनी के वासी ही नहीं बचा पाएंगे तो क्या जो बाहर से आते हैं लगाने वो बचाएंगे? तो हम लोगों की भी बहुत ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो भी हमारे आसपास चीजें लगी हुई हैं हम उनको बचाएं और अच्छे से आगे करें। तो एक कृत्रिम प्रकृति हमको दिखेगी, आर्टिफिशियल, लेकिन फिर भी कुछ तो दिखेगी, नहीं से तो कुछ बहुत ही अच्छा है। आपने सही कहा कि नहीं से तो हाँ रहेगा होगा, शुरुआत तो हो, और जहां कुछ नहीं वहां फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। मैम, आपका जैसा कि 40 साल से आप
आपका एक वर्क चल रहा है वायु प्रदूषण पर, और आप खुद भी बॉटनी डिपार्टमेंट से है, आज से आपका ताल्लुक है। तो ऐसे में और इस वक्त जो लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे हैं, घुट रहे हैं, तरस रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग, जैसे आपने कहा कि बालकनी पे पौधे हो, यहाँ हो वहां हो, जो जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जितना कुछ लगा सकते हैं वो लगाए। तो किन पौधों से ऑक्सीजन का उत्सर्जन ज्यादा होगा और ये सब पौधे लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में। देखिए, ऑक्सीजन का उत्सर्जन तो सबसे ज्यादा पेड़ों से होता है, इसलिए कि उनकी उनकी जो कैनोपी होती है, जो लीफ सरफेस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन पेड़ों से होता है, लेकिन पेड़ हम हर जगह नहीं लगा सकते। देखिए, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि एक पेड़ है नीम, और नीम का पेड़ अगर आप में से कुछ लोग हमारी भी उम्र के होंगे, तो आप सब इस बात से हाँ कहेंगे कि जब कोई भी ऐसी महामारी आती थी, चेचक या कोई भी ऐसी, तो नीम की एक ब्रांच वहां रखी जाती थी, क्योंकि वो एक नीम की ब्रांच ही इनफ होती थी उस इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए। लेकिन आज जब भी हमने देखा है, मेरे घर के सामने भी नीम का पेड़ लगाया गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो हमारे जो भी उधर से गुजरता था वो उसे तोड़ लेता था दातुन के लिए। तो कैसे वो नीम का पेड़ बड़ा होगा? तो नीम का पेड़ एक बहुत एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जिसके घर के पास नीम का पेड़ होगा, उसके घर के पास बहुत सारी ऐसी जो बीमारियों के कीटाणु हैं, वो उतनी संख्या में नहीं होंगे। देखिए, हवा चलती है तो हवा के साथ कीटाणु आते हैं, वो दूर से भी आ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि नीम के पेड़ जहां होंगे वहां बिल्कुल कीटाणु नहीं होंगे, लेकिन वहां और सब जगहों से उनकी मात्रा कहीं कम होगी। तो और नीम को बहुत पानी की जरूरत नहीं होती है। तो हम अपने शहर में, एक नेटिव प्लांट है नीम भारतवर्ष का, तो इसलिए यहाँ पर इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहिए। देखिए, हम जब पीपल और बरगद की बातें करते हैं, इनमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन की कैपेसिटी है, और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करने की भी कैपेसिटी है। लेकिन ये पेड़ लगाए नहीं जाते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, ये पेड़ हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े हो जाते हैं, और जब ये घरों के बहुत पास होते हैं तो ये घरों की नींव को भी तब कमजोर करने लगते हैं। और बरगद को तो बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, और आगे चारों तरफ वो बढ़ सकता है। तो ये दोनों पेड़ों को बहुत ज्यादा इसमें ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनको आप शहरों के घर लगे। लेकिन हर शहर, हमने जैसे बनारस के पार्क में कौन से पेड़ हैं और किस पार्क में कितना प्रदूषण अवशोषित करने की कैपेसिटी है, इस पर एक काम किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि जिन पार्क में एक भी बरगद का पेड़ था या 2 पीपल के पेड़ थे, उसके अलावा चाहे सीसो का पेड़ था, सिरिस का पेड़ था, और बहुत सारे वो पेड़ जैसे यूकलिप्टस वगैरह जो अब नहीं लगा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि इनके लगाने से और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो वहां प्रदूषण भी ज्यादा अवशोषित होता था और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां ज्यादा अवशोषित होता था। तो ये वर्क तो हम लोगों ने किया, और वो उस काम से हम लोगों को ये भी पता चला कि जैसे हमारा शहीद पार्क है, जो श्रीगरा का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्क है, जिसमें बहुत लोग जाते हैं, और इवन ऐसे भी दिन में लोग पेड़ों के नीचे आपको वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं अगर पार्क बंद नहीं हो। तो ऐसे पार्क जो हैं उनके भी अवशोषण है। तो हम सिर्फ इसकी बात नहीं करें कि कितना ऑक्सीजन निकालते हैं, हम इसकी बात भी करें क्योंकि आज के जमाने में जो प्रदूषण हो रहा है वो भी ऑक्सीजन निकालने की कैपेसिटी को कम कर रहा है। आप जब प्रदूषण को सोचते हैं तो सिर्फ
आप ह्यूमन बीइंग के हेल्थ की प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। ये कोई नहीं सोचता है कि इन प्रदूषक तत्वों से हमारे पौधों को कितनी परेशानी होती है, और हमारे पौधे इनकी वजह से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तत्व है जो जलने से गैस में भी आता है, हम जब हमारे व्हीकल से भी जो धुआं निकलता है उससे भी आता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं तब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो उस पर काम करते हैं और तब ऑक्सीजन निकलता है। और ये ऑक्सीजन खुद पौधे भी लेते हैं अपनी जीवन को चलाने के लिए, और मनुष्य के लिए कितनी जरूरत है आप सब ने देखा है। बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कुछ लोगों ने एक कार्टून भी बनाया था कि अब थोड़े दिनों में इंसान जो है वो पेड़ के पास ही जाकर के, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो मिलेगी। और मैंने अखबार में पढ़ा, सच है या झूठ आज के जमाने में उसको क्लेम करना बड़ा कठिन है, क्योंकि साइंस जो कि पब्लिश होता है उसे तो हम क्लेम कर सकते हैं कि गांव में लोग को जब सांस लेने में कोरोना काल में प्रॉब्लम हुई तो वो अपने घरों को छोड़ करके, क्योंकि उनके घर भी कंक्रीट हो गए हैं, अब वो घर मिट्टी के नहीं हैं, उनके पास पेड़ पौधे नहीं हैं, उन्होंने सब कुछ पक्का करा दिया है। तो वो लोग जाकर के फिर पेड़ों के नीचे, और इन्हीं पेड़ों के नीचे, जैसे कि उनके यहाँ नीम होती है, बरगद है, पीपल है, इन्हीं पेड़ों के नीचे जा करके वो लोग लेटे हैं, और शायद उनको अंदर से ये लगता है कि ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन एक चीज इसी के बाद से आपसे कहना चाहूंगी कि कभी भी इन पेड़ों के नीचे रात में इस आशा से नहीं रहना चाहिए कि ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि रात में जब सूर्य नहीं होता है तो यही पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जो पौधों का मैंने आपको नाम लिया, ये सारे पौधे हमारे इस भूभाग में बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनके ये सब मिले, आप हल्के लगाइए। इवन जो गुलमोहर है, जिसके सुंदर फूल आप लोग देखते हैं, गुलमोहर के बड़े से पेड़ का, तो ये भी पेड़, हालांकि इसकी पत्ती इस समय आपको नहीं दिखेगी, इसकी पत्ती नहीं, इस समय सिर्फ फूल आपको दिखेगा, लेकिन बाकी समय में इसमें बहुत पत्तियां होती हैं, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी पत्तियां छोटी छोटी कंपाउंड लीव्स होती हैं, लेकिन वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मतलब अवशोषित करते हैं ज्यादा मात्रा में। इसी तरह एक सिरिस का पौधा होता है, वो भी इसी भूभाग का पौधा है, वो भी बहुत ज्यादा अवशोषित करता। आम जो कि एवरग्रीन प्लांट है, जिसके फल खा के इस समय हम सब लोग खुश हो रहे हैं, आम के पेड़ भी बहुत ज्यादा प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और काफी मात्रा में जो है ऑक्सीजन निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे जो कि कुछ सालों में, मतलब 25 साल पहले या उसके बाद 20 साल पहले बहुत लगाए गए, जैसे कि आपने देखा होगा यूकलिप्टस का पौधा है। ये यूकलिप्टस का पौधा एक राजस्थान में ग्रो होने वाली एक जाति होती है, कीकर कहलाती है। उसके पौधों को इसलिए लगा दिया जाता है कि जो मवेशी हैं या पशु इसको चरते नहीं हैं, और ये पौधे न तो वहां के सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छे होते हैं, न तो मतलब ग्रास वगैरह वहां ग्रो कर पाती है, न तो इन पर बहुत सारे पंछी रहते हैं, क्योंकि कीकर के पेड़ पर वो यहाँ के इस भूभाग का नहीं है, वो राजस्थान या बहुत ड्राई एरिया का है। तो इन पौधों से बचना चाहिए। और अब तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो थोड़ा इन सब बातों में रिसर्च करके पौधों को लगा रहा है। तो उसके कुछ लगाए हुए पौधे, जो मैं ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में रहती हूँ, और मैंने देखा है उनके कुछ लगाए हुए पौधों में से 80% पौधे हमारी कॉलोनी में बड़े हो गए हैं, और हमारे कॉलोनी के लोग भी इसमें अपनी सहभागिता देते हैं, और वो बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे, और जब वो अवशोषित करेंगे तो क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन। तो वो पेड़ अच्छे होते हैं। अब जब मैंने इंडोर प्लांट किया,
इंडोर प्लांट बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण बहुत धीमा होता है, लेकिन वो प्रदूषक तत्वों को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी अवशोषित करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इवन आजकल एक फैशन है फेंग शुई या किसके अंतर्गत वो बांस के भी पौधे लगाए जाते हैं। वो अब उससे आप सोचिए कि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकाल देगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो भी कम से कम कुछ प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करता है। मैंने अपने घर में, किसी ने मुझे किसी प्रोग्राम में एक वो बंच दिया, तो मेरी मेज पे रहता था, तो मैंने उसके एक पत्ती को जाकर के कुछ तत्वों के लिए उस पर देखा कि वो कितनी है, तो मैंने देखा कि वो भी प्रदूषक तत्वों को एक सूक्ष्म मात्रा में लाते हैं, अवशोषित करते हैं। और तो एक छोटा सा योगदान ये सारे इंडोर पौधे भी करते हैं, और ये सारे इंडोर पौधे जो हैं वो हमारे यहाँ की बनारस की नर्सरी में मिलते हैं, तो इनको भी अगर लगाया जाए तो एक बहुत अच्छी बात है। इवन आजकल एलोवेरा स्किन ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है कि अगर उसका सत निकाल के लगाएं डायरेक्टली थोड़ी देर बाद, तो वो स्किन को सूदन करता है। तो वो एलोवेरा भी कुछ एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं करता है, स्किन के लिए ही वो अच्छा है। और एलोवेरा एक लगाते हैं लोग इंडोर काफी। एक अजवाइन का प्लांट होता है, वो भी लोग लगाते हैं, उसकी एक स्मेल भी अच्छी आती है। तुलसी बहुत अवशोषित भी करती है, और तुलसी कितनी जरूरी है ये आप सभी इस बात से सहमत होंगे। क्योंकि जैसा कि आपकी बातों से ये हम लोगों को ये पता चल रहा है कि एक छोटा सा जो बांस का पौधा जो एक खूबसूरती के लिए लोग अपने यहाँ रखते हैं, वो भी हमको कुछ न कुछ देता है और अपने अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो पौधे कितना कुछ हमको देने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके एवज में उनको कितनी तकलीफ होती होगी। बहुत सी चीजें, जैसे कि आपने कहा कि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारी वजह से उनको ऑक्सीजन भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हम इंसान को कितना कुछ दे पाए। लेकिन अगर इसी तरह से प्रकृति अगर हंसती खेलती नहीं रही, तो यकीनन हम भी हंस खेल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से आज सबकी आंखों में आंसू है, परेशानियां हैं, दुख है, दर्द, क्योंकि प्रकृति कहते हैं कि जब हरियाली होती है, जैसे कि अभी आप कह रही थी कि बारिश के बाद पूरा एकदम लीव्स जो है सारे हरे हरे हो गए, उनके पास से गर्द गुबार हट गई और वो झूम रहे, लहलहा रहे हैं। पिछले पैंडेमिक में भी मैंने देखा कि जो एटमॉस्फेयर का जो चेंजेस था, कि गर्मी में भी एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, और लग रहा था कि वाकई में ये होना चाहिए, यही होना चाहिए जो बहुत पीछे छूट चुका है। तो इस तरह से जो वायु प्रदूषण है, तो मैम आपके बहुत से रिसर्च स्कॉलर जो है यहाँ पे बनारस पे वर्क किया है, कुछ सीएचएस में जाके कुछ एक मशीन भी लगा रखा था उसमें देखने के लिए कि कितने जो है व्हाइट पेपर लगा दिया कि कितना इसमें जो है यहाँ इस एरिया में कितना प्रदूषण है और कितने हैवी मेटल्स हैं इस हमारे वायु में। तो इस तरह से बनारस का कौन सा हिस्सा, मुझे लगता है कि सभी हिस्से में इस तरह के प्रदूषण है, लेकिन कौन सा हिस्सा ज्यादा अफेक्टेड है कि वहां वाले भी अगर ये बात पहुंचे तो वो लोग भी अवेयर हों और सोचे उसके लिए। आपने बहुत सही बात बताई। आप सब लोग उस मशीन को देखने भी जाते थे, और वो मशीन कहलाती है हाई वॉल्यूम सैंपलर। तो जो धूल के कण हमारे वातावरण में मतलब उनका डायमीटर ज्यादा नहीं होता है, वो तैरते हैं, मतलब वो सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे धूल के कणों को कैप्चर करने के लिए वो मशीन लगती है, क्योंकि वही धूल के कण जो नीचे नहीं धरती पे जाते हैं या बिल्डिंग्स पे नहीं जाते हैं, वही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए हमारे फेफड़ों पर बैठते हैं, या पौधों पे बैठते हैं, या उस पर सेटल होते हैं। तो वो मशीन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को ही मेजर करती है।
तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको हम बताएं कि हम लोग इससे इस तरीके का प्रदूषण का जो मापन है वो पिछले 30 साल से कर रहे हैं, और हम बड़े आभारी हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल के कि उन्होंने उस मशीन को वहां रहने की हमें परमिशन दी, जिससे कि 3 साल का एक बहुत बड़ा जो शोध का काम है वो पूरा हो पाया। और इसी तरीके से मैम वो मशीन भी मेरे ही रूम में थी, जिस रूम में मैं पढ़ाती थी, जो मेरा रूम था उसी में ही थी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसका संरक्षण किया। और वो लड़का जो था उसका नाम था उसका अरिदीप मुखर्जी था, वो गोदौलिया में रहता था। तो उसने एक गोदौलिया में भी वैसी मशीन लगाई थी, लौराबीर में लगाई थी, शिवपुर में सेंट जोसेफ में हम लोगों ने लगाई थी, डीएलडब्ल्यू के स्कूल में लगाई थी। तो इन सारे, और बीएचयू में लगाई थी, मतलब 7 जगह ये पीली कोठी की तरफ भी हमें किसी ने दी थी, वहां स्कूल नहीं मिला था, लेकिन एक सज्जन थे जिन्होंने हमें वो दिया था। तो रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में जी, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में, हाँ, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो शोध काम जो है वो इतने अच्छे एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ, और उसके पब्लिश होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक छोटे शहर में, एक ये हमारा मिडिल सिटी है ना, बड़ी सिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे माप के स्टेशन होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, लेकिन जो हमारा बनारस था ये इतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट था। और जबकि यहाँ पर एक मॉनिटरिंग स्टेशन तब से बन गया था जब अभी प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यहाँ से सांसद हुए थे, लेकिन वो काम नहीं करता था। लेकिन उस शोध के बाद वो स्टेशन काम करने लग गया, तो सारे बनारस वासियों को अगर वायु प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी डेटा अब चाहिए तो वो वहां पर जाके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अर्दरी बाजार के ऑफिस से भी पा सकते हैं और ऑनलाइन भी पा सकते हैं। तो हमारे उस शोध में वैसे तो गोदौलिया, लोहराबीर या ये सब एरिया, कैंट रेलवे स्टेशन का बहुत ज्यादा प्रदूषण मिला, रामनगर से ज्यादा प्रदूषण मिला इन जगहों पे। तो आप सोचिए, रामनगर एक इंडस्ट्रियल एरिया है या डीएलडब्ल्यू भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन यहाँ इस तरीके की इंडस्ट्री नहीं है जो इन प्रदूषक तत्वों को बचाए। लेकिन जो सिटी के मिडिल में बहुत ज्यादा प्रदूषक तत्व हो जाते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है जो आपने पहला प्रश्न मुझसे पूछा था कि यहाँ पर तो कोई ग्रीनरी नहीं है, तो सड़कें पक्की कर गई हैं, तो हम कहाँ से ये पेड़ लाएं। तो इसके बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर कुछ पेड़ या कुछ ऐसा लगा सकें। लेकिन ये इस तरीके की समस्याओं में हम पेड़ नहीं लगा सकते हैं, ये एक सच्चाई है, लेकिन हम उस पूरे एरिया में व्हीकल को जाना रोक सकते हैं। हम दूसरी तरफ से किसी एरिया तक व्हीकल को आने दें, लेकिन जो मेन बीच का रास्ता है वहां व्हीकल जाना छोड़ सकते हैं। आप विदेशों में देखिए, आप बेंगलोर में देखिए, विदेश छोड़ दीजिए, साउथ के बहुत सारी और सिटीज में देखिए, उन लोगों ने उन सब एरियाओं में जहां कुछ और डेवलप नहीं कर सकते हैं पेड़ पौधे और ये, और सिर्फ रोड अच्छी सी होगी जैसे अपनी गोदौलिया की हो गई है, तो वहां फिर वो व्हीकल नहीं अलाउ करते हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि हम काशीवासी इस बात पे राजी हो जाएंगे कि दशाश्वमेध घाट तक कोई व्हीकल ना जाए? तो बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और ये किसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है? ये नागरिकों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा जो प्रदूषक तत्व थे वो हमारे मिडिल ऑफ सिटी में घूमते रहते हैं, वो बिल्डिंग्स की वजह से ऊपर नहीं जा पाते हैं, पेड़ पौधे हैं नहीं तो उसके ऊपर डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, तो वो मनुष्य के श्वसन क्रिया पे असर डालते हैं।
मैंने यही नहीं, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर के एक रिसर्च की कि इन सब जगहों से आने वाली जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनमें से कितनों में लो बर्थ बेबी होते हैं, उनमें से कितनों में IUGR एक होती है जिसमें कि बच्चे बहुत पतले होते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी नहीं होती है, कितने एबॉर्शंस होते हैं। तो ये सारा काम भी हम लोगों ने किया उन प्रदूषक तत्वों को नापते हुए, और उसके कोरिलेशन से डॉक्टर मधु जैन जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं यहाँ, उनके साथ मिलकर एक बहुत अच्छा शोध किया है। उनके उस स्टूडेंट को तो डिग्री भी मिल गई है, और चूंकि डेटा कई साल का होता है और उनको हम लोगों को स्टैटिस्टिकली भी प्रूव करना होता है, तो हम लोग अभी इसी रास्ते पर आगे हैं। तो आपको फिर पता चलेगा कि किस किस तरीके से ये एक महिला की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी, सिर्फ उसके श्वसन क्रिया को नहीं अफेक्ट करता है, उसकी इस चीज को भी करता है। तो एक ये सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों को अपने घरों में हम AC लगा लेते हैं तो हम खिड़कियां नहीं खोलते हैं। ये खिड़कियां अगर क्रॉस वेंटिलेशन में होती हैं तो एक तरफ से हवा आती है, एक तरफ से एटलीस्ट जाती है, लेकिन जब हम AC चलाते हैं तो वो प्रदूषक तत्व आते हैं और वहीं घूमते रहते हैं और हमें कमजोर बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और जो आपने सबसे बड़ी बात की, पिछले लॉकडाउन के समय, वो हम लोग का पेपर एक आने वाला है, जब हमने BHO में मॉनिटरिंग की और डेटा लिया शिवपुर का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, और हम लोगों ने दिखाया कि जो धूल के कण हैं या जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो करीब करीब 60 से 70% कम हो गया जब हम सब लोग बाहर नहीं आ रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ बनारस में नहीं हुआ है, ये हर बड़ी सिटी में हुआ है। जबकि आप देख रहे थे व्हीकल्स आ जा रही थी, लेकिन वो उतनी संख्या में नहीं आ जा रही थी जितनी संख्या में इनको होना चाहिए। एक बात छोटी सी यहीं पे मैं आपको और बताऊंगी कि ये जो महामारी फैली है, ये महामारी भी आधी इसीलिए फैली है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। क्योंकि ये जो वायरस हैं, ये वायरस वाइल्ड एनिमल्स में होते थे, तो वाइल्ड एनिमल्स जंगल में रहते थे और हम शहरों में रहते थे, और बीच में बफर जोन होता था जहां पर कोई नहीं आता था। अब क्या है, हमारी आबादी बढ़ गई है और हम जंगलों में जाने लगे हैं। हम जंगलों में जाके उन वाइल्ड जो हमारे वो जानवर हैं, उनमें भी हमें मारने में या कुछ भी करने में मजा मिलने लगा है, जबकि उन सबके लिए रुकावट है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सब नहीं करना है, लेकिन हम करते हैं, और वहां से हम उस वायरस को लाए हैं। वो जुआंटिक वायरस जो हैं, जो वाइल्ड लाइफ से हैं, अब वही वायरस अब हमें अफेक्ट कर रहे हैं। वो वायरस भी थे, लेकिन वो वायरस प्रकृति में एक तरफ पड़े थे उन वाइल्ड एनिमल्स के साथ, और हम जो कि वन ऑफ द एनिमल स्पीशीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज हैं, उन्हीं ने उनको छेड़ा तो आप देखिए कि क्या स्थिति है, कि वो एक अदृश्य शत्रु कहते हैं या जो भी कहिए, उस सूक्ष्म जीवी प्राणी ने सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। आज आपको भी हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। मैम कि जो विषाणु हमको अपनी आंखों से भी नहीं दिख रहा है, वो इस जो इंसान ने समंदर पर पुल बना दिया हो, समंदर में के अंदर जो है सारी चीजें होटल बना रहा हो और अपनी सारी तरक्की भी समंदर के अंदर कर रहा हो, वो इंसान एक छोटे से विषाणु से हार गया है। तो यकीनन कोई भी हम पर हावी हो सकता है, ये समझ में आ गया अगर हम छेड़छाड़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम जंगल की तरफ जाएंगे तो जंगल के जानवर या परिंदे क्या करेंगे। अच्छा, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम है वो भी पूरी तरह से डिसबैलेंस है। जैसे जो परिंदे हैं, वो भी बहुत से परिंदे अब नहीं नजर आ रहे हैं। इसका भी तो हमारी प्रकृति पर, हमारे पर्यावरण पर ही बुरा असर पड़ता है। बहुत सही बात कही आपने डॉक्टर शबनम।
देखिए, आप एक गौरैया के बारे में तो बहुत सभी ने सुना होगा। गौरैया हम लोग के सामने ही दाना चुगती थी। हमारी माताएं और हमारे घर की स्त्रियां जब कंकड़ बीनती हैं तो वो कुछ कंकड़ के साथ दाने भी डाल फेंक देती थी। तो हमने बहुत करीब से उन गौरैया को देखा है आंगन में आने पे। अब गौरैया बहुत कम दिखती हैं। जो लोग अपने घरों में इन चिड़ियों को खिलाने के लिए इस तरीके के दाने रखते हैं या पानी रखते हैं, आप जरूर देखिएगा कि बहुत संख्या में तो नहीं, लेकिन कुछ संख्या में वो वहां भी आती हैं। और अब गौरैया का संरक्षण एक बहुत इम्पोर्टेंट वो हो गया है। तो ये गौरैया जो है, जो गेहूं में या हमारे राइस में या किसी और भी मटर, इन सब पे जो सूक्ष्म जीवी लगते हैं या जो इंसेक्ट उसको खाते हैं, ये गौरैया उनको भी हटा देती हैं। तो एक तरीके से ये ईल्ड में योगदान देती हैं, इकोसिस्टम सर्विस करती हैं। लेकिन इस इकोसिस्टम सर्विस को हम लोग नहीं जानते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। अगर वो इंसेक्ट ना हो तो पौधे बढ़े ही नहीं, क्योंकि ना पॉलिनेशन होगा और ना फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन इस इकोसिस्टम सर्विस को का हम कोई मूल्य नहीं निकालते हैं। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं ये हैं, ये मर जाएंगे तो क्या होगा। जो आजकल एक जैव विविधता और उसके क्षरण की बात होती है, वो इसी परिप्रेक्ष्य में होती है कि एक भी प्राणी जिसको कि हमारे ईश्वर ने बनाया है, उसका एक काम है इस इकोसिस्टम में या पारिस्थितिकी तंत्र में। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, कोई भी नहीं बेकार है। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये उन वाइल्ड एनिमल्स में इसलिए हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन बहुत नहीं बढ़े, इसीलिए है ना वो वहां। लेकिन अब जब हमने छेड़ दिया तो उन्होंने दिखा दिया कि आप हमारे लिए तो आपके पास ना तो इम्यूनिटी है ना आप दवाई है आपके पास। तो जब भी इवन इंसेक्ट भी आकर के किसी जंगल को या किसी को बहुत अफेक्ट करते हैं, जैसे टिड्डियां आ जाती हैं, तो आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जब टिड्डियां खाती हैं तो जो वो एक्सक्रीटा निकालती हैं वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो जिस साल टिड्डियां आती हैं उसके अगली साल नाइट्रोजन और फास्फोरस सॉइल में बढ़ जाता है। उस साल की क्रॉप खराब हो जाती है, लेकिन सॉइल में वो न्यूट्रिएंट छोड़ जाती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस पर प्रकृति में है कि हर जीव जिसको कि जो है प्रकृति में उसका कोई रोल है और उस रोल के मुताबिक वो अपना काम करता है। और अगर उसका क्षरण होता है और वो खत्म हो जाता है तो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या जिसे आप इकोसिस्टम कह रहे हैं उसे परेशानी होती है। और इसीलिए जो इस साल का थीम है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिसमें ये 10 साल तक मनाया जाएगा। ये और इसका मेन जो एक स्लोगन है जिसको कि यूएन ने दिया है, उसने कहा है री इमेजिन। पहला वर्ड है री इमेजिन। आप सोचिए आप कैसे करेंगे, क्या किताबों में लिखा है, क्या कहा गया है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो एक चीज है। लेकिन अब आप सोचिए अपने आसपास के इकोसिस्टम को कि हम उसे कैसे अच्छा करें। ये पहला है री इमेजिन। दूसरा है रिक्रिएट। जिसने क्रिएट किया था प्रकृति को उसका तो हम लोगों ने सत्यानाश किया है। तो नाउ ह्यूमन बीइंग यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, यू रिक्रिएट। वो दूसरा उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन रीस्टोर। रिक्रिएट कर लीजिए, इमेजिन पहले करिए, फिर रिक्रिएट कर लीजिए और फिर उसकी बहाली रहने दीजिए, उसको बहाल रहने दीजिए, लगिए उसमें फिर नहीं कुछ करने के लिए। और 10 साल तक अगर आप इतना करेंगे तो जो 40% भारतवर्ष की हम बता रहे हैं डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है वो हम लोग सही कर लेंगे। तो 350 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर एरिया को तो वर्ल्ड करेगा, लेकिन भारतवर्ष ने भी अपना जो दिया है वो बहुत। और इस बार जो भी बात ये लोग कह रहे हैं उसमें
जो चीजें आई हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिया है, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एनजीओ वाले हों, चाहे वो वहां के लोकल रेजिडेंट हों, चाहे वो कोई फाइनेंस करने वाले हों, चाहे वो वहां की महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे स्कूल्स हों, और जो भी चीजें वहां की हैं, उन सबको मिल के काम करना है। और वो इमेजिन और रिक्रिएट भी और रिस्टोर सबको मिल के करना है। इससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट प्लांटेशन करे और हम उसे रहने दें या नहीं रहने दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन इस यूएन डिकेड में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके पीछे क्या लॉ बनेगा वो नहीं है अभी बना इंडिया का, लेकिन ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा कि भाई ये इन लोगों, मतलब हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के हर कंपोनेंट्स को, बायोटिक और एबायोटिक को आप जो है रहने दें और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहने दें। पहले हम लोग सिर्फ विकास की बात करते थे, डेवलपमेंट, अब हम क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो वो विकास ऐसा था, हमने बहुत किया, लेकिन अब हमें वो विकास करना है जिससे किसी भी तबके के लोगों को और किसी भी प्राणी को, जीव को, जो हमारी धरती पे है, उसे नुकसान ना हो, वो विलुप्त ना हो और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब ये सब रहेगा तो सब मिल के काम करेंगे, सिर्फ मनुष्य नहीं मिल के काम करेंगे। अब हम उसके बियॉन्ड इसमें जा रहे हैं कि सारे जो जीव हैं वो मिल करके उस इकोसिस्टम के लिए काम करेंगे, तभी जो है इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। गवर्नमेंट का तो फेल हो गया ना, कि वो उन्होंने रिहेबिलिटेशन किया, उन्होंने प्लांट लगाया, 3 साल बाद आके देखा तो गिनती में बता दिया प्लांट नहीं है, फिर एक उन्होंने स्कीम लगा दी प्लांटेशन की, फिर करोड़ों लगाया, हर साल प्लांटेशन हुआ, कुछ बच भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि सब मर जाते थे, लेकिन आप देखिए कि जितने प्लांटेशन आज तक चले गए हैं वो लगे हैं, उसके हिसाब से तो हमारी पूरी भारतवर्ष प्लांट ही प्लांट होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और अभी किसी ने लिखा है कि हम लोग 2.5 लाख ट्रीज एक खोने जा रहे हैं डायमंड माइनिंग के लिए, बहुत सही बात है। और इसके लिए स्टेक होल्डर्स को कहना चाहिए कि हाँ, इस तरीके की नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल है साइलेंट वैली में कुछ एक पावर प्रोजेक्ट थी। साइलेंट वैली हमारा मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, तो वहां पर जब वो लग रहा था पावर हाइड्रो पावर प्लांट, तो इसी तरीके का मूवमेंट हुआ, तो 100 में से कुछ ही मूवमेंट सही सक्सेसफुल हो जाए और वो एक्टिविटी रुक जाए तो अच्छी, बट हर एक्टिविटी रुक जाएगी तो मुश्किल है, हर एक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए। अब बिजली चाहिए, इसलिए पूरा विंध्यान रीजन खुद गया, और कहां खुदा, फॉरेस्ट ही काटे गए। तो क्या हम रेडी हैं कि हमें बिजली नहीं चाहिए? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है कि ये नहीं हो तो हम क्या छोड़ने को तैयार हैं। तो अब वो टाइम आ गया है, इसीलिए कहते हैं कि री इमेजिन एंड रिक्रिएट। हमें ये चाहिए तो हमें क्या छोड़ना है, हमें क्या करना है, और हम सबको क्या करना है। मेरे और शबनम जी के हाँ या ना से कुछ नहीं होता। तो ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मैम, मैंने एक कार्टून कभी देखा हुआ था, जैसे आपने भी बताया था कि एक कार्टून आपने देखा, उसमें इस तरह की चीजें थी। तो मैंने देखा कि अच्छा, मंत्री जी आ रहे हैं और प्लांटेशन के लिए, तो सारे दूर दूर तक पेड़ बड़े बड़े जो थे सब काट वाट के एकदम मैदान, चटियल मैदान जिसको बोलते हैं, एकदम क्लीन कर दिया गया, सारे पेड़ पौधे काट के। फिर एक मंत्री जी आए, इतना छोटा सा पौधा लगा के चले गए। तो वही चीज हो रहा है, जो प्लांटेशन की बात हो रही है, तो इतना अंधाधुन कटाई हो रही है पेड़ों की, इतनी अंधाधुन, उसके बाद एक छोटा सा पौधा, फिर क्या हम पौधारोपण करें। अब वो पौधा जब 1000 बोया जाता है तो शायद उसमें से 100-50 पनपे, बहुत से। हाँ, तो वो चीज आज भी मेरे दिमाग में वो कौमती है कि जिस भी कार्टूनिस्ट ने उसको बनाया होगा, तो वाकई में वो बिल्कुल सही है कि इस तरह से हम प्लांटेशन कर रहे हैं। क्या प्लांटेशन, कि इतने बड़े बड़े प्लांट को हम काट दे रहे हैं जो 50-50 साल में इतने बड़े बड़े हुए होंगे।
और आज हमारे बनारस शहर में हमारे जो एक धरोहर के रूप में विश्वनाथ गली में भी एक पेड़ बहुत बड़ा था, वो भी नवीनीकरण के चक्कर में कहिए या जो भी रीजन हो, लेकिन वो पेड़ कटा। और जहां हम जिस विश्वविद्यालय में नौकरी करते हैं मैम, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि उस मालवीय जी की संस्था में है कि जब मालवीय जी ने ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एक पेड़ कटने का वक्त आया, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बाउंड्री को घुमा दीजिए, आप रूम के बाउंड्री को से घुमा दीजिए, दीवार को तिरछा कर दीजिए, लेकिन इस पेड़ को मत काटिए। तो हम लोग उस संस्था के जो संस्थापक थे, ऐसी सोच वाले लोगों की वाले इंसान की संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी भी वही सोच होनी चाहिए। और अगर इस तरह की सोच रही तो कल यकीनन पूरा एक ग्रीनरी हर जगह होगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी दीवार टेढ़ी कर दें लेकिन पेड़ ना काटें, क्योंकि आज जरूरत है पेड़ को बचाने की, आज जरूरत है पर्यावरण को संरक्षित करने की, आज जरूरत है उसको सुरक्षित करने की। वरना इंसान जो आज पहले बोतल में पानी लेता था, पानी खरीद कर पीता था, और आज वो दिन आ गया है, बहुत अफसोस की बात है कि वो दिन आ गया कि ऑक्सीजन भी हम खरीद रहे हैं। तो इस तरह का दिन आगे हमारी आने वाली नस्लों को न देखनी पड़े, वरना आने वाली नस्लों को हम कुछ नहीं दे के जाएंगे, वो कोसेंगे हमको कि ये कैसे हमारे पूर्वज थे जो हमको कुछ भी हमारे लिए छोड़ के नहीं गए। तो इसलिए इसके लिए कोशिश करनी होगी, हर स्टेप पे कोशिश करनी होगी। और हमारे काशीकला कस्तूरी के जो नाज़रीन, जो श्रोता हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि हम छोटा छोटा स्टेप उठाएं। ठीक है, एक छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद बूंद से ही कोशिश करें, एक छोटे छोटे पौधे लगाएं, आसपास में लगाएं, जहां कहीं जमीन देखे वहां हम लगा लें, ताकि ये बरसात का मौसम अब आ ही गया है, और ऐसे में हम लोग कोशिश करें 10-10 पेड़ भी लगा दें, या कुछ भी पेड़ जो जितने भी लगा सकें, तो उससे हमारे इकोसिस्टम में काफी बदलाव आएगा। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए शायद कुछ कर पाए। शबनम जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि लगाएं ही नहीं, उसका संरक्षण करें। वो जब तक बड़े ना हो जाएं और अपने से नहीं रह सकते, तब तक उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और ये हो रहा है, हमारे यंग जनरेशन इस समय बहुत एंथुजियास्टिक है इन सारे कार्यों को करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 4 या 5 जहां भी लगाएं, पेड़ लगाएं या कोई श्रब लगाएं छोटा, या कहीं किसी जो गार्डन है, जो यहाँ पे पार्क है बनारस के, वहां कोई चीज लगाएं, तो उनको बड़ा होते हुए देखें। मैंने अपने घर के सामने अपनी बिटिया की शादी के समय एक पेड़ लगाया था। आज सवेरे मैंने अपनी दूसरी बिटिया को उसके सामने खड़ा करके एक फोटो ली, क्योंकि उसका जन्मदिन है, जैसे आपने बताया कि ये 2012 का लगाया हुआ पेड़ है और ये इतना बड़ा हो गया, और उस पे बंदर भी था जो मौलसरी के फ्रूट्स को खा रहा था। तो वो एक इकोसिस्टम हो गया है वहां। देखिए वहां पे बंदर आने लगा, और वहां पे जानते इतना घना हो गया है कि जब बारिश होती है तो मौलसरी का पौधा जो है, मौलसरी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा कैनोपी नहीं जाती है, लेकिन इसके नीचे इतनी घनी वो पत्तियां होती हैं इसमें कि पानी नहीं नीचे आता है। तो जब बारिश होती है तो आप देखिए कितने लोग वहां पे खड़े होते हैं, या छांव में लोग खड़े होते हैं। अब मुझे अपने घर के सामने उसे देख के कितना अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही महसूस होने की बात है, और सब महसूस करते हैं। कहते हैं मैम कि एक पेड़ लगाना, और 100 कुछ कहते हैं कि 100 पुत्र के बराबर 10 पुत्र के बराबर होता है। तो यकीनन वो हर तरह से हमको फायदे पहुंचाते हैं। और हम इसी उम्मीद के साथ कि जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, जैसा कि हिमानी झा जी का भी मैंने अभी मैसेज देखा, उन्होंने कहा है कि इसको हमको अपने जीवन शैली में उतारना चाहिए। तो हम जब तक ये नहीं कि आज पर्यावरण दिवस है तो इसलिए हम लोग बातें करें, या उस वक्त के लिए ही हम लोग सिर्फ कुछ पेड़ प्लांटेशन करते हैं, ऐसा नहीं। हमारे जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, और तभी कुछ हो पाएगा, तभी पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं काशीकला कस्तूरी के सभी नाज़रीन से भी ये गुजारिश करती हूँ कि न सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि उसको संरक्षित भी करें, ताकि वो जब तक वो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि 100 पेड़ लगाए जाते हैं, शायद उसमें 1-2 ही बड़े हो पाते हैं। तो इस तरह से इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएं, अपनी आने वाली नस्लों को कुछ दे पाएं, और हम हर तरफ ग्रीनरी, हरियाली, और जब तक हमारी प्रकृति मुस्कुराएगी नहीं, जब तक हमारी प्रकृति हंसेगी नहीं, तब तक शायद
मानव जाति भी हंस नहीं पाएगा। इसी के साथ हम मैम आपका भी इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं और काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो लोग भी हमारे साथ बने रहे। और इसी के साथ आगे अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। और कोई भी अगर मुझसे इस सब चीजों के बारे में जानना चाहे तो आप जरूर मुझसे इसके लिए बात करिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बात, सही बात को आपने सुना और उसको आगे आप करना चाहते हैं। आप सबका बहुत अच्छा मंगलमय जीवन हो। आप सब इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच शबनम जी। नमस्कार।